नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग घायल बसंत। कल बसंतोत्सव था। कवि वसंत के आगमन की सूचना पा रहा था। प्रिय फिर आया मादक वसंत। मैंने सोचा जिसे वसंत के आने का बोध भी अपनी तरफ से कराना पड़े, उस प्रिय से तो शत्रु अच्छा। ऐसे नासमझ को प्रकृति विज्ञान पढ़ाएंगे या उससे प्यार करेंगे। मगर कवि को न जाने क्यों ऐसा बेवकूफ़ी पसंद आता है। कवि मगन होकर गा रहा था, प्रिय फिर मादक बसंत आया। पहली पंक्ति सुनते ही समझ गया कि इस कविता का अंत हाँ हत से होगा, और हुआ अंत संत दिगंत आदि के बाद सिवा हाँ हंत के कौन पद पूरा करता। तुक की यही मजबूरी है, लिख के छोर पर यही गहरा गड्ढा होता है। तुक की गुलामी करोगे तो आरंभ चाहे वसंत से कर लो, अंत जरूर हाँ हंत से होगा। फिर कभी ऐसा नहीं करता कि लोग भी सयाने जीवन में तुक पर तुक बिठाते चले जाते हैं और वसंत से शुरू होकर हाँ हंत पर पहुँचते हैं। तुकें बराबर फिट बैठती हैं, पर जीवन का आवेग निकल भागता है। तुकें हमारा पीछा छोड़ भी नहीं रही हैं। हाल ही में हमारा समाजवादी सरकार के अर्थ मंत्री ने दवा सोना निकाले जाने की अपील की। उसकी तुक शुद्ध सर्वोदय से मिलाई। सोना दबाने वालों, देश के लिए स्वेच्छा से सोना दे दो। तुक उत्तम प्रकार की थी। सांप तक का दिल नहीं दुखा, पर सोना 4 हाथ और नीचे चला गया। आखिर कब तक हम दुख को तिलांजलि देते, अब कब तक बेतुक चलने की हिम्मत करेंगे। कवि ने कविता समाप्त कर दी। उसका हाँ हंत आ गया था। मैंने कहा, धत तेरी की, 7 तुकों में ही टे बोल गया। राष्ट्र कवि इस पर कम से कम 51 तुके बांधते, 9 तुके तो उन्हें चक्र बांधती। देखो यशोधरा पृष्ठ 13। पर तू मुझे क्या बताएगा कि वसंत आ गया। तुझे तो सुबह से ही मालूम है। सवेरे वसंत ने मेरा दरवाज़ा भी खटखटाया था। मैं रजाई ओढ़ के सो रहा था। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैं घबरा उठा। जिस दुकान से सामान उधार लेता हूँ, उसके नौकर का नाम भी बसंत लाल है। वह उधारी वसूल करने आया था। कैसा नाम है और कैसा काम करना पड़ता है इसे। इसका नाम पतझड़ दास या तुषारपात होना था। वसंत अगर उधारी वसूल करता फिरता तो किसी दिन आनंद आकर थानेदार मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगा और अमृतलाल जल्लाद फांसी पर लटका देगा। वसंत ने मेरी मुहूर्त बिगाड़ दिया। इधर से कहीं ऋतुराज वसंत निकलता होगा तो वह सोचेंगे कि ऐसे के पास क्या जाना, जिसके दरवाजे पर सवेरे ही उधारी वाले खड़े रहते हैं। इस वसंत लाल ने मेरा मौसम ही ख़राब कर दिया। मैंने उसे टाला और फिर ओढ़कर सो गया। आंखें झप गईं। मुझे लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं वसंत। मैं खींचकर उठा। कह तो दिया कि फिर आना। उधर से जवाब आया, मैं बार बार कब तक आता रहूँगा। मैं किसी बनिए का नौकर नहीं हूँ, ऋतुराज वसंत हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर फिर आया हूँ और तुम फिर सोते मिले हो। अलाल अभागे, उठकर बाहर तो देख। ढूंढो ने भी पल्लव पहन रखे हैं। तुम्हारे सामने की प्रौढ़ नीम तक नवोढ़ा से हाव भाव कर रही है और बहुत भद्दी लग रही है। मैंने मुंह उघाड़कर कहा, भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी यही विडंबना है। ऋतुराज वसंत भी आए तो लगता है कि उधारी वाले तगादे वाला आया है। उमंगे तो मेरे मन में भी हैं, पर यार ठंडा बहुत लगता है। वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने कहा, जाते जाते एक छोटा सा काम करते जाना। सुना है तुम उबड़ खाबड़ चेहरों को चिकना कर देते हो। फेस लिफ्टिंग के अच्छे कारीगर तुम। तो ज़रा यार मेरी
सीढ़ी ठीक करते जाना उखड़ गई है। उसे बुरा लगा। बुरा लगने की बात है, जो सुंदरियों के चेहरे सुधारने का कारीगर है, उससे मैंने सीढ़ी सुधारने के लिए कहा। वह चला गया। मैं उठकर और शाल लपेटकर बाहर बरामदे में आ गया। हजारों साल से संचित संस्कार मेरे मन पर लदे हैं। टनों कवि कल्पनाएं जमी हैं। सोचा, वसंत है तो कोयल होगी ही, पर न कहीं कोयल दिखी और न उसकी कूक सुनाई दी। सामने की हवेली के कंगूरे पर बैठा कौवा काँव काँव कर उठा। काला कुरूप कर्कश कौवा मेरी सौंदर्य भावना को ठेस लगी। मैंने उसे भगाने के लिए कंकड़ उठाया। तभी ख्याल आया कि एक परंपरा ने कौवे को भी प्रतिष्ठा दे दी है। यह विरहड़ी को प्रियतम के आने का संदेशा देने वाला माना जाता है। सोचा, कहीं यह आसपास की किसी विरहड़ी को प्रिय के आने का शगुन न बता रहा हो। मैंने विरहड़ियों के रास्ते में कभी नहीं आता। पतिव्रताओं से तो बहुत डरता हूँ। मैंने कंकड़ डाल दिया। कौवा फिर बोला, नायिका ने सोने से उसकी चोंच मढ़ने का वादा कर दिया। शाम की गाड़ी से अगर नायक दौरे से वापस आ गया तो कल नायिका बाजार से आने वाले सामान की जो सूची उसे हाथ में देगी, उसमें 2 तोले सोना भी लिखा होगा। नायक पूछेगा, प्रिय, सोना तो अब काला बाजार में मिलता है, लेकिन अब तुम सोने का करोगी क्या? नायिका जलजला कर कहेगी, उस कौवे की चोंच मढ़नी है जो कल सवेरे तुम्हारे आने का शगुन बताया गया था। तब नायक कहेगा, प्रिय, तुम बहुत भोली हो। मेरे दौरे का कार्यक्रम यह कौवा थोड़े ही बनाता है। वह कौवा बनाता है जिसे हम बड़ा साहब कहते हैं। इस कलूटे की चोंच सोने से क्यों मढ़ती हो? हमारी दुर्दशा यह है तो कारण है कि तमाम कौवे सोने के चोंच मढ़ते हैं और इधर हमारे पास हथियार खरीदने को सोना नहीं। हमें तो कौवे की चोंच से सोना खरोच लेना है। जो आनाकानी करे उसकी चोंच काट कर सोना निकाल लेंगे। प्रिय, वह बड़ी गलत परंपरा है जिसमें हंस और मोर की चोंच तो नंगी रहे पर कौवे की चोंच सुंदर खुद सोना मढ़े। नायिका चुप हो जाती है। स्वर्ण नियंत्रण कानून से सबसे ज़्यादा नुकसान कौवों के विरहड़ियों को हुआ है। अगर कौवे ने 14 कैरेट के सोने से चोंच मढ़वानी स्वीकार नहीं की तो विरहड़ी को प्रिय के आगमन की सूचना कौन देगा? कौवा फिर बोला, मैं इस युग से घृणा करता हूँ। तब से जब से इसने सीता के पाँव में चोंच मारी थी। राम ने अपने हाथ से फूल चुनकर उनके आभूषण बनाकर सीता को पहनाए। इसी समय इंद्र का बिगड़ैल बेटा जयंत आवारागर्दी करता हुआ वहाँ आया और कौवा बनकर सीता के पाँव में चोंच मारने लगा। ये बड़े आदमी के बिगड़ैल लड़के हमेशा दूसरों का प्रेम बिगाड़ते हैं। यह कौवा मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने अपने घर के झरोखों में गौरैया को घोंसले बनाने लेने दिए हैं, पर इस मौसम में कोयल कहाँ है? वह अमराई में होगी। कोयल से अमराई छूटती नहीं है, इसलिए इस वसंत में कौवे की बन आई है। वह तो मौका परस्त है, घुसने के लिए पोल ढूंढता है। कोयल ने उसे जगह दे दी है। वह अमराई की छाया में आराम से बैठी है और इधर हर ऊंचाई पर कौवा बैठा काँव काँव कर रहा है। मुझे कोयल के पक्ष में उदास पुरातन प्रेमियों की आह भी सुनाई देती है। हाय, तब ये अमराइयाँ कहाँ हैं कि कोयल बोले, वहाँ तो ये शहर बस गए हैं और कारखाने बन गए हैं। मैं कहता हूँ कि सर्वत्र अमराइयाँ नहीं हैं तो ठीक है, ठीक नहीं है। आखिर हम कब तक जंगली बनते? मगर अमराइयाँ और कुंज और बगीचे भी हमें प्यारे हैं। हम कारखानों को अमराइयों से घर देंगे और हर मोहल्ले में बगीचा लगा देंगे। अभी थोड़ी देर पर कोयल को धीरज के साथ हमारा साथ हो तो देना।
था। कुछ दिन धूप तो हमारे साथ सहना था। जिसने धूप में साथ नहीं दिया वह छाया कैसे बांटेगी। जब वह अमराई बना लेगी तब क्या हम उसे कह सकेंगे नहीं। तब तो कौवे अमराई पर कब्जा कर लेंगे। कोयल को अभी आना चाहिए। अभी जब हम मिट्टी खोदेंगे, पानी सींचेंगे और खाद देंगे तभी उसे गाना चाहिए। मैं बाहर निकल पड़ता हूँ। चौराहे पर पहली बसंती साड़ी दिखती है। मैं उसे जानता हूँ। यौवन की एड़ी दिख रही थी। वह जा रही है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं तो कहता आ रहा था कि चाहे कभी ले रूखी री यह डाल वसन वासनी लेगी। निराला की पंक्ति है। उसने वसंत वासंती ले लिए। कुछ हजार में उसे यह बूढ़ा हो रहा पति मिल गया। वह भी उसके साथ है। बसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ जा रहे हैं। उसने मांग में बहुत सा सिंदूर चुपड़ रखा है। जिसकी जितनी मुश्किल से शादी होती है वह बेचारी उतनी ही मांग भरती है। उसने बड़े अभिमान से मेरी तरफ देखा, फिर पति को देखा। उसकी नज़र में ठसक और ताना है, जैसे अंगूठा दिखा रही है कि ले मुझे तो यह मिल ही गया। मगर यह क्या। वह ठंड से कांप रही है और सी कर रही है। वसंत में वासंती साड़ी को कपकपी छू रही है। यह कैसा वसंत है जो शीत के डर से कांप रहा है। क्या कहा था विद्यापति ने। सरस वसंत समय भला आपोल चंदिन पवनु बहु धीरे। नहीं मेरे कवि, दक्षिण से मलय पवन नहीं बह रहा। यह उत्तर से बर्फीली हवा आ रही है। हिमालय से उस पार से आकर इस बर्फीली हवा ने हमारे वसंत का गला दबा दिया है। हिमालय के पार बहुत सा बर्फ़ बनाया जा रहा है, जिसमें नारी मनुष्य जाति को मछली की तरह जमा कर रखा जाएगा। यह बड़ी भारी साजिश है, बर्फ़ की साजिश। इस बर्फ़ की हवा ने हमारे आते वसंत को दबा रखा है। यूँ हमें विश्वास है कि वसंत आएगा। शैली ने कहा, अगर शीत आ गई है तो क्या वसंत बहुत पीछे रहेगा। वसंत तो शीत के पीछे लगा हुआ ही आ रहा है, पर उसके पीछे गर्मी भी तो लगती है। अभी उत्तर से शीत लहर आ रही है तो फिर पश्चिम से लू भी तो चल सकती है। बर्फ़ और आग के बीच में हमारा वसंत फंसा है। इधर शीत उसे दबा रही है और उधर से गर्मी और वसंत सिकुड़ता जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करके तो शीत से निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इंतज़ार से कुछ नहीं होगा। वसंत अपने आप नहीं आता, उसे ले आया जाता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं। नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण रस पीकर पैदा होते हैं। वसंत यूँ नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच से जो जितना वसंत निकल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसा है देश का वसंत। पाट और आगे खिसक रहे हैं। वसंत को बचाना है तो जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे ढकेल लो, इधर शीत को उधर गर्मी को, तब बीच से निकलेगा हमारा घायल बसंत। धन्यवाद। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।